सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने उत्तराखंड के इतिहास को लेकर आया हूं और आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पर मैं ये उत्तराखंड की सीरीज आज से चलाने जा रहा हूं। तो जो इसमें जो पहला टॉपिक लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूं, उसका नाम आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर भी, उत्तराखंड का इतिहास। तो दोस्तों, आपसे सर्वप्रथम रिक्वेस्ट तो ये है कि आपकी रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियोस लेके आया, और उसके बदले में अगर आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे भी इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के टॉपिकों पर वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड का इतिहास। दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास को जानने से पहले थोड़ा सा आपको इतिहास पर लेके चलता हूं कि इतिहास क्या होता है। दोस्तों, इतिहास का मतलब होता है कि ऐसा हुआ, यानी कि जो प्राचीन काल में जो हमारे साथ जो घटा हुआ है, मानव के साथ जो घटा, उसका ही वृतांत क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अब इतिहास को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में रखा जाता है दोस्तों, जो कि आप जानते हैं। तो ये जो तीन श्रेणियां हैं, इन तीन श्रेणियों को मैं यहाँ पर आप देख देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे जो पहला होता है, ये होता है प्राग ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। आपको यही चीज समझनी है। तो यहाँ पर जो हम उत्तराखंड के इतिहास की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे उत्तराखंड में अभी बहुत सारी ऐतिहासिक खोजें अनवरत रूप से जारी हैं, तो इसलिए हम एकदम से प्रागैतिहासिक काल या फिर आद्य ऐतिहासिक काल को एकदम से नहीं पढ़ सकते हैं। तो हमें प्राचीन इतिहास के नाम पर इस इतिहास को पढ़ना पड़ता है। क्योंकि आपको एक चीज बता दूं, आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इतिहास तीन श्रेणियों में विभक्त है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत दोस्तों क्या आता है? उस समय का मानव जब जिसका कोई भी लिखित विवरण हमें प्राप्त नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम अनुमान लगा करके वहां पर उस समय क्या घटित हुआ होगा, तो उसको हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल दोस्तों वो काल है जिनकी अपनी लिपि और भाषा तो थी, लेकिन आज का मनुष्य अभी उसे पढ़ नहीं पाया है, तो उसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। और विशेषकर अगर भारतीय इतिहास की बात करें, तो आद्य इतिहास में हम देखा जाए तो सिंध सभ्यता और वैदिक सभ्यता को इसके अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि इनकी जो जैसे सिंध सभ्यता थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी उनकी, और उनकी भाषा का अभी हमें यहाँ पर बोध नहीं हो पाया है। ठीक है। और तीसरी चीज है दोस्तों ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल यानी कि जिसका हमारे पास संपूर्ण प्रमाण, यानी कि ये कह सकते हैं कि लिखित और उनकी भाषा का भी हमें क्या है, ज्ञान हो चुका है। तो ऐसे काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, तो हम इसको मिक्सअप करके देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक को हम यहाँ पर मिलाएंगे। तो इन इस जो समय काल के दौरान क्या क्या उत्तराखंड में घटित हुआ, कैसे मानव यहाँ पर निवास कर रहा था या नहीं कर रहा था, उसके निवास की पुष्टि कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड का इतिहास। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो इतिहास होता है वो तीन कालों में बटा होता है: प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल, बीच का जो काल होता है। ठीक है ना। तो इसमें मुख्य रूप से हम जो प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम करेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों की। पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य आपको पता ही है कि जो खुदाई से जो हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। तो पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत हम सबसे पहले जो देखते हैं कि जो उत्तराखंड के जो पुरातात्विक स्थल हैं दोस्तों, उनके बारे में चर्चा करेंगे, और परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर प्रश्न बन जाते हैं। तो इसमें जो हम सबसे पहला जो देखेंगे पुरातात्विक जो हमारा स्थल है, उसमें सबसे पहली जो चीज हमारे सामने आई, यहाँ पर लिखा हुआ है लाखों उडियार। लाखों उडियार, देखो दोस्तों, उडियार का मतलब क्या होता है? गुफा होता है। जो शहरों में रहते हैं जो बच्चे या जो दोस्त, तो
वो लोग उडियार का मतलब नहीं समझ पाते हैं, तो कई बार प्रश्न यहीं पर से बन जाता है कि उडियार पहाड़ी भाषा में या उत्तराखंड में उडियार किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे गुफा को कहा जाता है। गुफा जो केव होती है उसे ही हम अपनी भाषा में उडियार कहते हैं। उत्तराखंड की जो कुमाऊनी भाषा है या फिर गढ़वाली भाषा है, तो उडियार शब्द यूज किया जाता है गुफा गुफा के लिए। तो एक गुफा है जिसका नाम है लाखो गुफा, ठीक है दोस्तों। और इसकी खोज हुई थी 1936 ईस्वी में, और खोज करता थे इसके महेश्वर प्रसाद जी, ठीक है। तो यहाँ पर से ये चीजें आपको क्लियर रखनी है कि जो लाखो उडियार है उसकी खोज 1963 ईस्वी में हुई थी, और खोज किसने की थी? महेश्वर प्रसाद ने की थी। अब जब इसकी स्थिति की अगर हम बात करें, यानी कि ये कहाँ पर है लाखो उडियार, तो लाखो गुफा दोस्तों अल्मोड़ा के बाड़ाचीना के पास दलबेंड पर स्थित है। आप लोगों ने अल्मोड़ा का नाम सभी ने सुना हुआ है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अल्मोड़ा जागेश्वर मोटर मार्ग पर अल्मोड़ा से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये गुफा स्थित है, जिसका नाम की क्या है? लाखो गुफा या फिर लाखो उडियार है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो प्राप्त जो चीजें हैं वो मानव तथा पशुओं के रंगीन चित्र प्राप्त हुए थे, विशेषकर गुलाबी और लाल रंग के जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कोई लिखित वो विवरण नहीं है, लेकिन चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं। तो लाखो उडियार, आज से आपको अगर कोई प्रश्न बनता है तो आप ये कह सकते हैं कि लाखो उडियार अल्मोड़ा जिले के दलबेंड के पास बाड़ाचीना में स्थित है, ठीक है। और इस गुफा में मानव और पशुओं से के चित्र प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज कब हुई थी? 1963 ईस्वी में हुई थी। तो लाखो उडियार कहाँ है? आपका अल्मोड़ा में। अब दोस्तों यही अगर अल्मोड़ा की अगर हम बात कर लें, तो अल्मोड़ा में बहुत सारे जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य या पुरातात्विक स्थल हमें प्राप्त हुए हैं, उनमें से एक दूसरा है फड़का-नौली। अब जो अल्मोड़ा के लोग होंगे तो उनको तो पता होगा कि फड़का-नौली एक जगह है, ठीक है ना, या एक वहां पर एक गांव है ये, ठीक है। तो फड़का-नौली जो गुफा है ये भी कहाँ पर है आपका? ये भी आपका अल्मोड़ा में है, ठीक है। लाखो गुफा हो गई या फड़का-नौली जो गुफा हो गई, ठीक है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो फड़का-नौली के गुफा चित्र लाखो उडियार से आधा किलोमीटर पहले हैं। जो लाखो उडियार हैं उससे पहले आधा किलोमीटर पहले, यानी 500 मीटर पहले स्थित है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर ही स्थित है, दलबेंड के आसपास, ठीक है ना। जो 3 गुफाओं में अवस्थित है, ठीक है। यहाँ पर 3 गुफाएं हैं फड़का-नौला में, ठीक है। यहाँ पर 40 मानव आकृतियां, 40 मानव आकृतियां 20 संयोजन, यानी कि जोड़े में, ठीक है ना। मानव पंक्तियां, नाचने वाली टोलियां, ठीक है, आदि विद्यमान है। परंतु कोई देखरेख न होने के कारण, क्योंकि इसकी कोई देखरेख नहीं की गई पुरातत्व विभाग की द्वारा भी, और ठीक है, तो ये निधि क्या हो रही है, लगभग लगभग धूमिल हो चुकी है ये, यानी कि ये जो चित्र हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इसका नाम भी आजकल किताबों में या अखबारों में पढ़ने में नहीं मिलता है। तो अगर आपसे परीक्षा की दृष्टि से अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फड़का-नौली गुफा कहाँ पर है, तो आप कहेंगे अल्मोड़ा में ही है, लाखो उडियार से आधा किलोमीटर पहले है। और यहाँ पर फड़का-नौली में कितनी गुफाएं हैं? ये 3 गुफाएं हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज को हमें विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद अल्मोड़ा में एक अगली जो गुफा मिलती है उसका नाम है पेटशाला, ठीक है। लाखो गुफा हो गई, फड़का-नौली हो गई, पेटशाला। तो पेटशाला जो है लाखो उडियार से 2 किलोमीटर की दूरी पर, यह गांव के ऊपर 2 गुफाओं में शैल चित्र मिले हुए हैं। तो जो पेटशाला है इसमें 2 गुफाएं हैं। यहाँ पर पेटशाला एक गांव है जो कि लाखो उडियार से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, एक गांव, ठीक है। और यहीं पर क्या मिले हैं? 2 गुफाओं में शैल चित्र बने हुए हैं, ठीक है। और इसमें भी क्या है दोस्तों, धूप वर्षा आदि कारणों से धूमिल हो चुकी है ये भी। धूप और वर्षा, क्योंकि कोई देखरेख नहीं की गई है, तो इस कारण से पेटशाला भी अब क्या होती जा रही है, ये जो यहाँ पर ये जो चित्र बने हुए थे वो भी क्या हो रहे हैं? धूमिल हो रहे हैं। जिनमें 4 महिलाएं 2 जानवरों की ओर झांकती हुई दिखाई दी है, और इसके अतिरिक्त आखेट दृश्य भी दिखाया गया है, ठीक है। यानी कि ये चीज दिखाने की कोशिश की गई होगी कि उस समय पशुपालन किया जाता होगा, ठीक है। तो फड़का-नौली और पेटशाला आपका कहाँ पर है दोस्तों? अल्मोड़ा में है। इसके अतिरिक्त लाखो उडियार या फिर लाखो गुफा के बारे में मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो अगला नाम आ रहा है वो नाम है कसार देवी। तो कसार देवी एक मंदिर भी है। तो एक प्रश्न तो सबसे पहले यहीं पर यही बात पूछ ली जाती है कि कसार देवी मंदिर कहाँ पर है, तो आप कहेंगे
अल्मोड़ा में। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए कि कसार देवी मंदिर एक मंदिर भी आपका किला। अभी तो हम मंदिरों का से रिलेटेड वीडियोज हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीजें पहले ही आपको क्लियर होती जाएंगी कि कसार देवी मंदिर कहाँ पर है, तो अल्मोड़ा में है। और इसको हम यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारा पुरातात्विक स्थल भी है। ठीक है, कहा जाता है कि यह मंदिर जो है ये दूसरी शताब्दी का है। दूसरी शताब्दी में यह मंदिर कसार देवी का जो मंदिर था यह बनाया गया था, दूसरी शताब्दी में बना था ये। ठीक है, यह मंदिर अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर कश्यप पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। तो कश्यप पहाड़ी की चोटी जो अल्मोड़ा में है, यानी कि कश्यप पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे अल्मोड़ा में स्थित है। कसार देवी मंदिर कहाँ है, तो आप कहेंगे अल्मोड़ा में है। ठीक है, और इस मंदिर में 14 नर्तकों का समूह चित्रण प्राप्त हुआ है। तो 14 नर्तकों का समूह चित्रण, यानी कि 14 नर्तक का सुंदर चित्रण प्राप्त हुआ है। 14 नर्तक यानी कि नाचने वाले दिखाए गए हैं चित्र में, यहाँ पर कसार देवी में। ठीक है, तो कभी आप अल्मोड़ा जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है आपको, तो आप जरूर कसार देवी और इन स्थलों पर जाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको हकीकत से और ज्यादा आप रूबरू हो सके। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों कसार देवी के अलावा हमने यहाँ पर एक चीज और देखी अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में ही अगली चीज है फल सीमा। ठीक है, तो फल सीमा जो है ये, इसमें क्या है कि योग मुद्रा व नृत्य मुद्रा आकृति वाली मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं फल सीमा से। योग मुद्रा और नृत्य मुद्रा आकृति वाली मानव आकृतियां कहां पर प्राप्त हुई हैं, तो आप कहेंगे फल सीमा, और ये भी कहां पर है आपका अल्मोड़ा में है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है। कसार देवी हो गया और फल सीमा हो गया, पेटशाला हो गया, ठीक है, लाखों डियार हो गया, ये सारे कहां पर हैं, ये अल्मोड़ा में है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद कसार देवी मंदिर की बात हमने करी थी। उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट मंदिर और आ रहा है यहाँ पर, ये है, इसका नाम है जाखन देवी मंदिर दोस्तों। तो जाखन देवी मंदिर, कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा में, जाखन देवी मंदिर कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में स्थित जाखन देवी मंदिर यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। तो यक्षों का निवास यहाँ पर रहा था, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न उठ जाता है कि यक्षों के निवास की पुष्टि उत्तराखंड में किससे होती है, तो आप कहेंगे अल्मोड़ा की जाखन देवी मंदिर से होती है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीजें आपने यहाँ पर देखी। जाखन देवी मंदिर देखा आपने, फल सीमा आपने देखा, कसार देवी का मंदिर देखा आपने, लाखों डियार देखा, पेटशाला देखा, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त आपने फड़का नौली दोस्तों आपने यहाँ पर देखा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं, अल्मोड़ा के बाद हम थोड़ा से आते हैं चमोली जिले में। यहाँ पर से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ग्वारख्या गुफा, ग्वारख्या गुफा। तो ये जो ग्वारख्या गुफा है दोस्तों, ये है आपका चमोली में। कहाँ पर है, चमोली में। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है कि जो ये ग्वारख्या गुफा है ये आपका कहाँ है, चमोली में है। इसके जो खोज करता है वो राकेश भट्ट है। राकेश भट्ट जी ने इसकी खोज करी थी। अब स्थिति इसकी है डुंगरी गांव, चमोली जिले के थराली तहसील। एक्चुअली दोस्तों आपको बता दूं, मैं भी वास्तव में थराली तहसील का ही रहने वाला हूं। तो जो ये यहाँ पर प्राप्त हुई है, डुंगरी गांव है यहाँ पर एक, ठीक है ना, थराली तहसील के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो प्राप्त हुए हैं ग्वारखा गुफा में, मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर मानव के, भेड़ के, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है कि ग्वारखा गुफा कहाँ स्थित है। तो आपसे कोई पर्टिकुलर स्थान का नाम नहीं पूछा जाता परीक्षाओं में, जिलों का नाम पूछा जाता है कि जैसे लाखों डियार कहाँ है, आप बोलोगे अल्मोड़ा में है। इसी प्रकार से गोरखा गुफा कहाँ है, गोरखा उडियार या फिर गोरखा गुफा, गोरखा उडियार भी आ सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो गोरखा गुफा कहाँ है, तो गोरखा गुफा आपका चमोली में है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त चमोली का दोस्तों आपने नाम सुना होगा मलारी गांव का, ठीक है। मलारी गांव चीन, ये कह सकते हैं कि तिब्बत की सीमा पर लगा हुआ एक गांव है, ठीक है, जो कि जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो चमोली ब्लॉक तो जोशीमठ है, लेकिन जिला आपका क्या है, चमोली है। तो मलारी गांव चमोली जिले में स्थित है, ये यहाँ पर स्पष्ट ही लिखा गया है, ठीक है। मलारी गांव में बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्राप्त हुई थी दोस्तों। मलारी गांव में 5.2 किलो, 5 किलोग्राम 200 ग्राम सोने का मुखौटा यानी कि मुखावरण, ठीक है,
प्राप्त हुआ था? तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा 2002 में इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। तो 5.2 किलोग्राम सोने का मुखावरण कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो आप कहेंगे चमोली के मलारी गांव से। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्या प्राप्त हुए थे? मलारी गांव में नर कंकाल प्राप्त हुए थे, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन, नर कंकाल, सोने का 5.2 किलोग्राम सोने का मुखावरण, ठीक है, ये प्राप्त हुआ था। और इसकी खोज करी थी गढ़वाल विश्वविद्यालय, जो कि अब केंद्रीय विश्वविद्यालय बन चुका है। ठीक है, तो 2002 में इसकी खोज की गई थी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगली बात आती है, एक गांव और आता है किमिनी गांव। और ये जो एक किमिनी गांव है, ये मेरे गांव से, मैं क्योंकि मैं कुलसारी में रहता हूँ, तो ये मेरे गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर है ये गांव। ये भी थराली तहसील में ही है, चमोली जिले के अंतर्गत। तो किमिनी गांव जो है ये थराली के पास स्थित है। ठीक है, यहाँ पर जो दोस्तों प्राप्त हुए, वहां पर ये यहाँ पर सफेद रंग के चित्रित हथियार, वो पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, और कटार टाइप का जो होते हैं आपके चित्रित हथियार प्राप्त हुए हैं, लोहे के भी हैं उसमें कुछ हथियार। ठीक है ना दोस्तों, तो ये चीजें आपने देखी। तो गोरखा गुफा आपने मुख्य रूप से देखा चमोली के अंतर्गत, उसके बाद मलारी गांव आपने देखा, और उसके बाद आपने किमिनी गांव आपने देखा। ठीक है ना, तो कई बार इसी तरीके से पूछ लिया जाता है कि किमिनी गांव किस जिले में है, या मलारी गांव किस जिले में है, या 5.2 किलोग्राम सोने का मुखावरण कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, या गोरखा गुफा कहाँ है। तो ये सारी चीजें आपकी कहाँ पर है, चमोली जिले। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर हम बात करें, अब पिथौरागढ़ पर चलते हैं थोड़ा से। तो पिथौरागढ़ के बनकूट क्षेत्र है पिथौरागढ़ में। यहाँ पर 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। 8 तांबे की मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। तो ये प्रश्न में बहुत बार पूछा जाता है कि 8 ताम्र मानव आकृतियां उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो आप कहेंगे पिथौरागढ़ से। और अगर पर्टिकुलर क्षेत्र आता है तो पिथौरागढ़ के बनकोट क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं 8 ताम्र मानव आकृतियां। तो इस चीज को भी आप क्लियर रखेंगे। साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी पेज पे मैं जा रहा हूँ, या जिस भी स्क्रीन पर जा रहा हूँ, तो उस स्क्रीन को आप क्या कर लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको बाद में पढ़ने के लिए भी सुविधा मिल सके। और ये चीजें परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाई गई हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगली बात कर देते हैं हुडली की। तो ये जो हुडली आपका यहाँ पर एक नया नाम आया है, ये है दोस्तों उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी। ठीक है दोस्तों, तो उत्तरकाशी यहाँ पर नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, कहाँ पर, हुडली में। तो हुडली आपका उत्तरकाशी में पड़ता है, बनकोट आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है। इसके बाद किमिनी गांव और मलारी गांव और गोरखा गुफा आपका चमोली में है। इसके अतिरिक्त ज्यादातर गुफाएं आपकी कहाँ से प्राप्त हुई हैं, अल्मोड़ा से शैलचित्र आपको प्राप्त हुए हैं, जिनमें मुख्य रूप से क्या है, डाकू डयार है, और उसके बाद पेटशाला है, उसके बाद आपका जाखन देवी मंदिर है, कसार देवी मंदिर है। तो ये बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पर देखी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारे पुरातात्विक साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुए हैं, इनकी अभी खोजें जारी है अनवरत रूप से, और आगे भी जैसे जैसे वैज्ञानिक आगे शोध करते हैं, तो हमारे सामने नई नई जानकारियां आती रहती हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल से ही, यानी कि प्रागैतिहासिक काल से ही हमारे उत्तराखंड में निवास के लिए अछूता नहीं था। यानी कि कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में भी निवास किया जा रहा होगा उस समय। ठीक है ना, तो ये हमारे पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हमें। अब बात आगे करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अब धार्मिक स्रोतों की अगर हम बात करें, तो धार्मिक स्रोत जो हमें प्राप्त होंगे वो कहीं ना कहीं, एक सेकंड दोस्तों, जो धार्मिक स्रोत हैं या अभिलेख हैं, तो वो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे हमें क्या हुए होंगे, प्राप्त हुए होंगे। तो धार्मिक ग्रंथों की बात कर लेते हैं कि उनमें उत्तराखंड की स्थिति क्या थी। क्यों हम धार्मिक ग्रंथों को उत्तराखंड से जोड़ने की कोशिश करें? क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में उत्तराखंड की स्थिति को दर्शाया गया था और उन्हें प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें धार्मिक ग्रंथों की, तो उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख ऋग्वेद में है। अब ये ऋग्वेद आ गया, यहाँ पर वेदों की संख्या आपको पता है दोस्तों कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है ना, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो ये 4 वेद हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा वेद और सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, उसमें उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख होता है। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि वैदिक काल में भी, क्योंकि ऋग्वेद जो ये वेद हैं ये वैदिक काल में लिखे गए हैं। ठीक है, तो जो ये ऋग्वेद है, तो इस समय भी उत्तराखंड में मनुष्य, इसका मतलब निवास करता था, इसीलिए यहाँ पर उत्तराखंड की बात की गई है। ठीक है,
अब देखते हैं क्या है ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि, सबसे पहली बात तो देवभूमि व मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है, मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है और देवभूमि के नाम से भी ऋग्वेद में हमें बात पता चलती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त उसी नगर का वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है, यद्यपि उसी नगर का पूर्ण विवरण आपका ये कह सकता हूं मैं कि बौद्ध जो बौद्ध धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें उत्तराखंड को उसी नगर के नाम से भी जाना गया है दोस्तों। ठीक है, तो मुख्य रूप से आप ये प्रश्न को माइंड में कर लीजिएगा कि देवभूमि और मनीषियों की भूमि किस वेद में उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के बाद इस क्षेत्र के प्राणाग्राम में सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की थी और यहीं से पुनः सृष्टि प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो ये प्राणाग्राम दोस्तों ये आपका चमोली जिले में पड़ता है। ठीक है, तो यहीं से सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण एक्चुअली जितने वेद हैं हमारे 4 वेद हैं, इनके क्या है फिर ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है जो कि ऋग्वेद का क्या है ब्राह्मण ग्रंथ है, ये प्रश्न में उठ जाता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण ऐत्रेय क्या है, तो ब्राह्मण ग्रंथ है किसका ऋग्वेद का। ठीक है, तो ऐत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, इस क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों इसमें। ठीक है, तो उत्तर कुरु क्षेत्र किसे कहा गया है उत्तराखंड को कहा गया है और किसमें कहा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण जो कि ब्राह्मण ग्रंथ है किसका ऋग्वेद का। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए क्या शब्द यूज किया गया है उत्तर कुरु क्षेत्र का वर्णन किया गया है, उत्तर कुरु क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर स्कंद पुराण की बात आ रही है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पुराणों की जो संख्या है पुराणों की जो संख्या है वो है दोस्तों 18। ठीक है, तो 18 पुराणों में से एक पुराण है स्कंद पुराण और स्कंद पुराण में भी उत्तराखंड का वर्णन सर्वाधिक मिलता है। ठीक है, अब स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों की बात की गई है। कितने हिमालय खंड हैं 5 हिमालय खंड हैं, नेपाल, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर, कश्मीर। ठीक है, तो ये जो हिमालयी खंड हैं इनका उल्लेख किया गया है किसमें स्कंद पुराण में, और इनमें से जो मानस खंड और केदार खंड है इन्हीं से मिलकर के हमारा उत्तराखंड आज बना हुआ है जो कि गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गढ़वाल क्षेत्र है उसको स्कंद पुराण में केदार खंड कहा गया है। ठीक है दोस्तों, और जो कुमाऊं क्षेत्र है उसको मानस खंड कहा गया है। तो आपको एक चीज क्लियर करा देता हूँ, कई बार यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है परीक्षार्थियों में कि मानस खंड गढ़वाल को कहा गया है या कुमाऊं को कहा गया है या केदार खंड। तो केदार खंड सीधा सीधा केदारनाथ गढ़वाल क्षेत्र में है, तो इसलिए गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया केदार खंड कहा गया है, और मानस खंड किसको कहा गया है कुमाऊं को कहा गया, और किसमें कहा गया है स्कंद पुराण में कहा गया है दोस्तों। ठीक है, इसके अतिरिक्त दोस्तों केदारखंड और मानसखंड आपका क्लियर हो गया, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न बनता है। ठीक है, स्कंद पुराण में केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र को कहा गया है और मानसखंड कुमाऊं को कहा गया है। इसके अतिरिक्त स्कंद पुराण में कुमाऊं के लिए कूर्मांचल शब्द का उल्लेख भी है, कूर्मांचल भी कहा गया है। ठीक है, और इसी कूर्म से क्योंकि कांतेश्वर पर्वत है यहाँ पर, कांतेश्वर पर्वत कानदेव पर भगवान विष्णु ने कूर्मा या कच्छपा अवतार यानी कि कछुए का अवतार लिया था, इसलिए कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा जाता है प्राचीन में कुर्मांचल के नाम से जाना जाता था। तो कुर्मांचल स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र मिलता है। ठीक है ना, बाद में कुर्मांचल को ही क्या कहा गया कुमाऊं कहा गया। तो जो आज कुमाऊं कहा जा रहा है तो वो कुर्मांचल से ही परिवर्तित होकर के वो कुमाऊं हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, हमने देखा कि स्कंद पुराण में विशेषकर मानसखंड केदारखंड, ठीक है ना, इसके अतिरिक्त हमने ऐत्रेय ब्राह्मण की बात करी तो उत्तर कुरु शब्द का इस्तेमाल देखा। इसी प्रकार से हमने देवभूमि की अगर हमने बात करी, ठीक है, तो और मनीषियों की भूमि की बात करी तो ये ऋग्वेद में हमारे उत्तराखंड को कहा जा रहा है। तो इन आधारों पर भी हम क्या कह सकते हैं कि हमारे उत्तराखंड का प्राचीन काल में भी अस्तित्व था, या फिर वैदिक काल में भी हम क्या कह सकते हैं कि एक अस्तित्व में थे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, थोड़ा सा कुछ चीजें और देख लेते हैं इन साहित्यिक और जो धार्मिक जो स्रोत हैं हमारे। ठीक है, टिहरी गढ़वाल, टिहरी एक जिला है उत्तराखंड का, टिहरी गढ़वाल की हिमयाण पट्टी में बिसोन नामक पर्वत पर
ये एक पर्वत है वहां पर बिसोन नामक पर्वत, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ आश्रम एवं वशिष्ठ कुंड। तो एक चीज आपकी क्लियर हो रही है यहाँ पर, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ आश्रम एवं वशिष्ठ कुंड कहाँ पर है, तो आप कहेंगे टिहरी में है, ठीक है। और गुरु वशिष्ठ का नाम आपने सुना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, विश्व नामक पर्वत पर तीन चीजें हैं, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ आश्रम एवं वशिष्ठ कुंड स्थित है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद तपोवन टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। तपोवन कहाँ पर है, टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। और जहां पर लक्ष्मण ने क्या की थी, तपस्या की थी। तो ये रामायण काल की बात भी आ गई है, द्वापर त्रेता सब चीजें आ रही हैं। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड का अपने आप में अस्तित्व था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद पौड़ी गढ़वाल के कोट विकास खंड में, ठीक है, सितोंस्यू सितोंस्यू नामक स्थान पर, इस स्थान पर माता सीता पृथ्वी में समाये थे। आपने देखा होगा कि जब लव कुश को लेकर के माता सीता कहाँ आती हैं, मतलब मतलब अपने अयोध्या में वापस आती हैं, तो उन पर फिर भी आपने देखा होगा रामायण में कि उन्हें फिर से प्रमाण देने के लिए कहा जाता है, ठीक है ना। तो वो उसके बाद हमारे यहाँ पर की परंपरा है कि जो पौड़ी गढ़वाल का जो एक कोट विकास खंड है, तो सिंत्योस्यू में यहाँ पर ही माता सीता क्या हुई थी, धरती में समा गई थी, ठीक है। और इसी कारण से कोट ब्लॉक यानी कि जो पौड़ी गढ़वाल है, प्रत्येक वर्ष मनसार मेला लगता है। तो ये प्रश्न एक मेला से भी रिलेटेड प्रश्न आपका क्लियर हो चुका है कि मनसार मेला किस जिले में लगता है, तो आप कहेंगे पौड़ी जिले में लगता है दोस्तों, ठीक है। तो मनसार मेला इसलिए लगता है यहाँ पर क्योंकि शीतोष्ण नामक स्थान है यहाँ पर, और यहीं पर सीता माता धरती में समाई हुई थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम तो सभी दोस्तों ने सुना हुआ है, ठीक है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, ये चीज भी क्लियर रखनी है आपको, ठीक है। और इसका उत्तराखंड से संबंध है। प्राचीन काल में दोस्तों उत्तराखंड में दो विद्यापीठ थे, एक तो था बद्रिकाश्रम और दूसरा दूसरा था कर्णवाश्रम। और जो कर्णवाश्रम था, इसी कर्णवाश्रम में कालिदास ने क्या लिखी थी, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किस प्रदेश में हुई है, उत्तराखंड प्रदेश में हुई है। और कहां पर हुई है, कर्णवाश्रम में हुई है। और कर्णवाश्रम जो है ये मालनी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है कि मालनी नदी के तट पर कर्णवाश्रम स्थित है, ठीक है। और ये भी आपका कहाँ पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, ठीक है। और वर्तमान में जो कर्णवाश्रम है, इसको चौका घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो चौका घाट कर्णवाश्रम एक ही है, ठीक है। कालिदास द्वारा रचित मेघदूत के अनुसार अलकापुरी कुबेर की राजधानी थी। अब जो कालिदास ने दूसरी जो रचना की थी मेघदूत, ठीक है, अलकापुरी आपका पता होना चाहिए, चमोली जिले का नाम जो चमोली है जहां पर स्थित, उसको अलकापुरी कहा जाता था, ठीक है। प्राचीन नाम उसका अलकापुरी है। और ये किसकी राजधानी थी, कुबेर की राजधानी थी, कुबेर धन के देवता, ठीक है। तो यहाँ पर भी इनकी चर्चा मिलती है, यानी कि यहाँ पर भगवानों का वास रहा है, तो इंसान भी रहे जरूर होंगे, ऋषि मुनियों की भूमि यहाँ पर रही है। तो आदिकाल से ही यहाँ पर इंसान भी कहीं ना कहीं वास करते आ रहे होंगे, ये चीज हम कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर्णवाश्रम की बात कर दी, अभिज्ञान शाकुंतलम की बात कर दी, शीतोंस्यू स्थान की बात कर दी, मनसार मेला जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ आश्रम एवं वशिष्ठ कुंड, जो कि तीनों कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में है, बिसोन नामक पर्वत पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हमने धार्मिक स्थलों और स्रोतों की तो हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके बाद उत्तराखंड का जो जिक्र किया गया है वो कुछ प्रमुख लेखों में भी किया गया है। प्रमुख लेख जो प्राचीन काल में या उसके बाद लिखे गए हैं, तो उस समय भी उत्तराखंड के बारे में कई जगहों पर चर्चा परिचर्चा मिलती है। जैसे कि अशोक का जो 257 ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जो कि कालसी में स्थित है, कालसी आपका देहरादून जिले में स्थित है और टोंस और यमुना नदी के संगम पर स्थित है कालसी, ठीक है दोस्तों। तो 257 ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख है अशोक का। तो ये कहा जा सकता है कि जो अशोक जो राजा था, उसका शासनकाल उत्तराखंड में भी रहा है। तो जब उत्तराखंड में कुछ निवास योग्य निवास होगा या फिर भूमि होगी इस तरीके की निवास योग्य भूमि, तो तभी जा करके वो यहाँ पर भी आए हुए होंगे। तो अशोक के 257 ईस्वी पूर्व के अभिलेख से कालसी में है, एक अभिलेख है, ठीक है। और जिसमें
यानी कि मौर्य साम्राज्य की बात का पता चलता है। ठीक है दोस्तों, तो कालसी कहाँ पर है? देहरादून के उत्तर में टोंस और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। तो ये प्रश्न में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि टोंस और यमुना नदी, कालसी कहाँ है? देहरादून जिले के टोंस नदी के किनारे पर या टोंस और यमुना नदी के संगम पर, जहाँ पर दो नदियां मिलती हैं। ठीक है ना। और यह जो अभिलेख है, जो ये कालसी का अभिलेख है, ये पाली भाषा में लिखा गया है दोस्तों। ये कई बार पूछ लिया जाता है विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में कि जो अशोक का कालसी अभिलेख है वो किस लिपि में है? तो पाली भाषा में। कौन सी भाषा है? पाली लिपि है। ठीक है ना। इस अभिलेख में अशोक द्वारा यह घोषणा की गई है कि उसने अपने राज्य में हर स्थान पर मनुष्यों व पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है, और साथ ही साथ इसमें लोगों से हिंसा त्यागने और अहिंसा को अपनाने की बात की है। शायद ये जो ये रहा होगा, ये कलिंग युद्ध के बाद की ही बात रही होगी। ठीक है। उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म भी स्वीकार कर लिया था। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कालसी में जो प्राप्त अभिलेख प्राप्त हुआ था अशोक का, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मौर्य काल भी उत्तराखंड में साम्राज्य था। मौर्य काल में भी उत्तराखंड में उस समय साम्राज्य उनका यहाँ तक विस्तृत था, ताकि तभी तो उनका यहाँ पर अभिलेख प्राप्त हुआ है कालसी में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगली चीज है देहरादून के जोनसार बाबर स्थित लाखा मंडल में राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख प्राप्त हुआ है। एक राजकुमारी ईश्वरा थी जो कि लाखा मंडल आपका जोनसार बाबर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। लाक्षागृह ग्रह का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, कौरव और पांडवों से स्थित है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये बात लेके आया हूँ कि लाक्षागृह जो था, लाक्षागृह इसी लाखा मंडल गांव में था, और यहाँ पर जो ये लाक्षागृह बनाया गया था पांडवों को जलाने के लिए कौरवों के द्वारा। और उस लाक्षागृह के अंदर से जो गुफा जहाँ से पांडव सुरक्षित बचकर निकल गए थे, वो गुफा आज भी देखने को मिलती है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ का नाम लाखा मंडल, लाक्षागृह से लाखा मंडल नाम प्रचलित है, जो कि जोनसर बाबर क्षेत्र देहरादून में स्थित है। और यहाँ पर राजकुमारी ईश्वरा का एक शिलालेख है। ठीक है। और जिसमें क्या होता है, यदुवंशी यादवों की राज्य की पुष्टि होती है कि यहाँ पर यदुवंशी यादव लोगों ने भी राज किया हुआ है। ठीक है। क्योंकि जो राजकुमारी ईश्वरा थी, इनके पिता का नाम भास्कर वर्मन था। ठीक है। और इनके पति जालंधर के राजकुमार थे जिनका नाम चंद्रगुप्त था। ठीक है ना। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त यदुवंशी है कोई। ठीक है ना। तो यादवों की बात की तो लाखा मंडल से भी हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि यहाँ पर राजकाज के कार्य चले हुए हैं। ठीक है ना। और जो मैं लाक्षागृह की बात कर रहा हूँ, जो वहां पर से जो गुफा बनाई गई थी, उसके बाद चक्रपुरी में पहुंच गए थे वहां से, यानी कि चक्राता में पहुंच गए थे। तो इसका वर्णन यहाँ पर काफी कुछ मिलता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा सबसे जो विदेशी वृत्तांत की अगर हम बात करें, तो आपने सुना होगा कि हर्षवर्धन के टाइम पर एक चीनी यात्री भारत आए थे जिनका नाम था वुहेनसांग। ठीक है ना। वुहेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में उत्तराखंड को ब्रह्मपुर नाम दिया था। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि वुहेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में उत्तराखंड को क्या नाम दिया? ब्रह्मपुर नाम दिया था उसने। ठीक है। यानी उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में उत्तराखंड का जिक्र ब्रह्मपुर नाम से किया है। वही हरिद्वार का वर्णन उसने मोयुली नाम से, यानी कि मयूरपुर, हरिद्वार का प्राचीन नाम मयूरपुर भी है, और मोयुली उसने कहा था। ठीक है। तो उत्तराखंड और उसने हरिद्वार का यहाँ पर वर्णन किया है। और मैं आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर करा देता हूँ, वुहेनसांग जो कि एक चीनी यात्री था, इसकी पुस्तक थी सी यू की, एक पुस्तक थी इसकी सीयू की। ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में और नालंदा विश्वविद्यालय में इसने क्या किया था, बहुत सालों तक रहा था ये यहाँ पर। ठीक है। तो वुहेनसांग ने अपने जब वो यहाँ से चीन गया तो उसने यहाँ पर का भी वर्णन किया है। तो ब्रह्मपुर और मोयुली नामक स्थान की चर्चा की है, जो कि उत्तराखंड एवं क्या है, हरिद्वार है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमने विभिन्न प्रकार के लेखों की बात करी, विभिन्न प्रकार के धार्मिक ग्रंथों की बात करी, और विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक स्रोतों की बात की। तो हमें पता चल रहा है कि हमारे उत्तराखंड में स्थिति और परिस्थितियां मानवजन्य थी। ठीक है दोस्तों। तो अगली वीडियोज में मैं आपको अगले पॉइंट लेकर के आऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर साम्राज्य और कौन कौन से शासकों ने यहाँ पर शासन किया, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी दोस्तों। और
आपसे चैनल सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट बार-बार की जा रही है, तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है? आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।